हेलो, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मॉरलिटी स्टोरी में। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अब मैं 70 साल की हो गई, एकदम अकेली हूँ। अकेलापन ही मेरा सबसे बड़ी त्रासदी मुझे लगती है। अपनी ज़िंदगी को मुड़कर देखती हूँ तो हर एक पन्ना ही बड़ा विचित्र है। मेरे मम्मी पापा के हम 2 ही बच्चे थे, एक मैं और एक मेरा बड़ा भाई। हमारा बड़ा सुखी परिवार। पापा साधारण सी पोस्ट पर थे, पर उनकी सरकारी नौकरी थी। मैं पढ़ने में होशियार थी। मुझे पापा डॉक्टर बनाना चाहते थे और मैं भी यही चाहती थी। मैंने मेहनत भी की और उस ज़माने में इतना कंपटीशन भी नहीं था, अतः मेरा सिलेक्शन इसी शहर में मेडिकल में हो गया। पापा भी बड़े प्रसन्न, मैं भी खुश। मेडिकल पास करते ही पापा को मेरी शादी की चिंता हो गई। किसी ने एक डॉक्टर लड़का बताया, पापा को पसंद आ गया। दहेज वगैरह भी तय हो गया। लड़का भी डॉक्टर था और मैं भी तो डॉक्टर थी, परंतु पारंपरिक परिवार होने के कारण मैं भी कुछ कह नहीं पाई। शादी हो गई। ससुराल में पहले ही उन लोगों को पता था कि यह लड़का दुबई जाएगा। यह बात उन्होंने हमसे छुपाई थी, पर लड़की वाले की मजबूरी क्या कर सकते थे। मैं पीहर आई और नौकरी करने लगी। लड़का 6 महीने बाद आएगा और मुझे ले जाएगा, यह तय हो चुका था। उन दिनों मोबाइल वगैरह तो होता नहीं था, घरों में लैंडलाइन भी नहीं होता था, चिट्ठी पत्री ही आती थी। पति महोदय ने पत्र में लिखा, मैं साल भर बाद आऊंगा। पीहर वालों ने शब्द किया। हिंदू गरीब परिवार का बाप और क्या कर सकता था। मैं 30 त्योहार पर ससुराल जाती, मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा। मेरे पतिदेव का 1 महीने में एक पत्र आता तो वो भी धीरे धीरे बंद होने लगा। ससुराल वालों ने कहा कि वह बहुत बिजी है, उसको आने में 2 साल लग सकते हैं। मेरे पिताजी का माथा ठनका। एक कमजोर असक्त लड़की का पिता क्या कर सकता है। हमारे कोई दूर के रिश्तेदार के एक जानकार दुबई में थे, उनसे पता लगाया तो पता चला कि उस महाशय ने तो वहाँ एक नर्स से शादी कर ली है और अपना घर बसा लिया है। ये सुनकर तो हमारे परिवार पर बिजली ही गिर गई। हम सब ने किसी तरह इस बात को सहन कर लिया। पापा को बहुत जबरदस्त सदमा लगा। इस सदमे को सहन न कर पाने के कारण उन्हें हार्ट अटैक हो गया। गरीबी में और आटा गीला। घर में मैं ही बड़ी थी और मैंने ही परिवार को संभाला। किसी तरह पति से डिवोर्स लिया, भाई को पढ़ाया और उसकी नौकरी भी लग गई। हमें लगा कि हमारे अच्छे दिन आ गए। हमने एक अच्छी लड़की देखकर भैया की शादी कर दी। मुझे लगा अब भैया मम्मी को संभाल लेगा। भैया और भाभी जोधपुर में सेटल हो गए थे। मैंने सोचा कि जो हुआ उसको टाल नहीं सकते, पर अब मैं आगे की पढ़ाई करूं, ऐसा सोच ही रही थी। मेरी पोस्टिंग जयपुर में थी, इसीलिए मैं यहाँ आई तो अम्मा को साथ लेकर आई। भैया की नई शादी हुई है, उन्हें आराम से रहने दो। मैं भी अपनी MD प्रवेश परीक्षा की तैयारी में लगी। राजी खुशी का पत्र भैया भाभी भेजते थे। अम्मा भी खुश थी, उनका मन जरूर नहीं लगता था। मैंने कहा, अभी थोड़े दिन यहीं रहो, फिर आप चली जाना। ठीक है, मुझे लगता है कि थोड़े दिन मैं बहू के पास भी रहूं। अम्मा, थोड़े दिन उनको अकेले भी एंजॉय करने दो। नई शादी हुई है, फिर तो तुम्हें जाना ही है। इस तरह 6 महीने बीत गए। एक खुशखबरी आई। भैया ने लिखा, तुम्हारी भाभी पेट से है, तुम जल्दी बुआ बनने वाली हो। अम्मा, दादी। इस खबर से अम्मा और मैं बहुत प्रसन्न हुए। चलो, घर में एक बच्चा आ जाएगा। और अम्मा का मन पंख लगाकर उड़ने लगा। मैं तो बहू के पास जाऊंगी। अम्मा जिद करने लगी। मैंने अम्मा को समझाया, अम्मा अभी मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, जैसे ही छुट्टी मिलेगी मैं आपको छोड़ आऊंगी। भैया को हम बुलाएंगे तो भाभी अकेली रहेंगी, इस समय यह ठीक नहीं है। वह भी मान गई। हमें क्या पता था कि हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। मैंने तो अपने स्टाफ के सदस्यों और अड़ोसी पड़ोसियों को मिठाई मंगाकर खिलाई। अम्मा ने पास के मंदिर में जाकर प्रसाद भी चढ़ाया।
परंतु एक बड़ा वज्रपात 1 महीने के अंदर ही हुआ। हमारे पड़ोस में एक इंजीनियर रहते थे। उनके घर रात 10 बजे एक ट्रंक कॉल आया। मुझे बुलाया। जाते ही खबर को सुनकर रोते रोते मेरा बुरा हाल था। मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। वह बहुत सीरियस था और अस्पताल में भर्ती था। अम्मा बार बार पूछ रही थी कि क्या बात है, पर मैं उन्हें बता नहीं पाई। यदि बता देती तो जोधपुर तक उन्हें ले जाना ही मुश्किल था। पड़ोसियों ने मना भी किया कि आप अम्मा को मत बताइएगा। अम्मा को मैंने कहा कि भाभी को देखने चलते हैं। अम्मा ने पूछा, अचानक ही क्यों सोचा तुमने? क्या बात हुई है? हम तो बाद में जाने वाले थे। किसी तरह जोधपुर पहुँचे। वहाँ हमारे लिए और बड़ा वज्रपात इंतजार कर रहा था। भैया का देहांत हो गया। शादी हुए 9 महीने हुए थे। भाभी की तो दुनिया ही उजड़ गई। अम्मा का तो सब कुछ लुट गया। मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आया। अम्मा को संभालूं या भाभी को या अपने आप को? मुझे तो अपने कर्तव्य को संभालना है। क्रियाक्रम पूरा करने के बाद मैं भाभी और अम्मा को साथ लेकर जयपुर आ गई। मुझे तो नौकरी करनी थी, इन सब को संभालना था, भाभी की डिलीवरी करानी थी। भाभी और अम्मा को मैं बार बार समझाती, मैं तो अपना दुख भूल चुकी। अब यही दुख बहुत बड़ा लग रहा था। मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उन दिनों वेतन भी ज़्यादा नहीं होता था। मकान का किराया चुकाते हुए 3 प्राणी तो हम थे और चौथा आने वाला था। नौकरी करते हुए पूरे घर को संभालना था। अम्मा भी एक के बाद एक सदमा लगने से बीमार रहने लगी। उनकी दवाई का खर्चा भी मुझे ही उठाना था। मैं एमडी की पढ़ाई लिखाई वगैरह सब भूलकर इन समस्याओं में फंस गई। भाभी के पीहर वालों ने भी ध्यान नहीं दिया। उनकी मम्मी पहले ही मर चुकी थी। उनकी भाभी थी और पापा बीमार थे। ऐसे में किसी ने उन्हें नहीं बुलाया। मैं ही उन्हें आश्वासन देती रही। उन्हें अपने पीहर की याद आती और उन्हें बुरा लगता कि पापा ने भी मुझे याद नहीं किया। अब उसके पापा ना आर्थिक रूप से संपन्न थे और ना ही शारीरिक रूप से। वह भला क्या करते? यह बात तो मेरी समझ में आ गई थी। अम्मा को भी लगता कि सारा भार मेरी बेटी पर ही आ गया। बेटी पहले से दुखी है। मैं अम्मा को भी समझाती। इस छोटी उम्र में ही मैं बहुत बड़ी हो गई थी। मैं बुजुर्ग बन गई थी। भाभी की ड्यू डेट पास में आने पर अम्मा और भाभी मुझसे कहते, आप छुट्टी ले लो, हमें डर लगता है। अभी से छुट्टी ले लूं? डिलीवरी के बाद भी तो लेनी है। बड़े मुश्किल से उन्हें समझाया। रात को परेशानी हुई तो मैं भाभी को लेकर अस्पताल गई और उन्हें भर्ती कराया। अस्पताल वालों को पता ही था कि मैं डॉक्टर हूँ। उन्होंने कहा कि आप ही बच्चे को लो। सबसे पहले मैंने ही उठाया। प्यारी सी लड़की हुई थी। सुनकर भाभी को अच्छा नहीं लगा। वह कहने लगी, लड़का होता तो मेरा सहारा ही बनता। भाभी, आप तो पढ़ी लिखी होकर कैसी बातें कर रही हैं। आप बेटी की चिंता मत करो, उसे मैं पालूंगी। उसका ज्यादा ध्यान मैंने ही रखा। भाभी को अस्पताल से घर लाते ही मैंने कहा, भाभी आप भी बीएड कर लो ताकि नौकरी लग जाए। विधवा कोटे से उन्हें तुरंत बीएड में जगह मिल गई। बच्चे को छोड़ वह कॉलेज जाने लगी। दिन में बच्ची को अम्मा देखती। अस्पताल से आने के बाद उसकी जिम्मेदारी मेरी थी, पर मैंने खुशी खुशी इस जिम्मेदारी को निभाया ही नहीं, बल्कि मुझे उस बच्ची से विशेष स्नेह हो गया। बच्ची भी मुझे मम्मी कहने लगी। नौकरानी रखने लायक हमारी स्थिति नहीं थी। सारा बोझ मुझ पर ही था। किसी तरह भाभी का बीएड पूरा हुआ और उन्हें नौकरी मिल गई। मुझे थोड़ी संतुष्टि हुई, पर पहली पोस्टिंग अपने गांव में मिली। भाभी बच्ची को छोड़कर चली गई। हफ्ते में या छुट्टी के दिन ही भाभी आती। बच्ची का रुझान अपनी मम्मी की ओर से हटकर पूरी तरह से मेरी और अम्मा की तरफ ही था। हम भी खुश ही थे, पर मुझे लगा कि भाभी अभी छोटी है, वह पूरी जिंदगी कैसे अकेले रहेगी। मैंने भाभी से बात की। भाभी रितु बोली, मुझे बच्चे के साथ कौन स्वीकार करेगा। मैंने कहा, तुम गुड़िया की चिंता मत करो, उसे हम पाल लेंगे।
उसके बाद मैंने भाभी रितु के लिए वर ढूंढना शुरू किया। माधव नाम के एक आदमी ने भाभी से शादी करने की इच्छा प्रकट की। हम लोग खुश हुए, पर उसने भी शर्त रख दी कि रितु भाभी अपनी बेटी को लेकर नहीं आएगी, क्योंकि उनके पहले ही एक लड़की थी। मैंने तो साफ कह दिया, आप इस बात की चिंता ना करें, मैं बिटिया को संभाल लूंगी, मैं उसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। उस पर माधव राजी हो गया और यह भी कहा कि आपको भी आपके भाई की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। शुरू में माधव और रितु अक्सर आते जाते रहे। अम्मा को भी अच्छा लगता था, मुझे भी अच्छा लगता था। मैं भी माधव को भैया मान राखी बांधने लगी। सब ठीक ठाक ही चल रहा था। उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई, परंतु अपने शहर से हमारे घर पिकनिक मनाने जैसे आ जाते थे, इस पर भी अम्मा और मैं खुश थे। जब भी वे आते, भाभी रितु को अपनी बेटी मान अम्मा उन्हें तिलक करके दोनों को साड़ी, मिठाई, कपड़े और देती। अब गुड़िया बड़ी हो गई, वह पढ़ने लगी। पढ़ने में वह होशियार निकली। उसने PhD की। उसके लिए मैंने लड़का ढूंढा। अच्छा लड़का राज भी मिल गया। लड़का लड़की दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। अब लड़के वाले चाहते थे कि उनके शहर में ही आकर शादी करें। मैं उस बात के लिए राजी हो गई। मैंने सब का टिकट कराया। कम से कम 50 लोग थे। सब का टिकट AC सेकंड क्लास में कराया। भाभी रितु और माधव मेहमान जैसे हाथ हिलाते हुए आए। यहाँ तक कि कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने ससुराल वालों से मेरी बुराई शुरू कर दी। यह क्यों किया, मेरी समझ के बाहर की बात है। अम्मा को यह बात बिल्कुल सहन नहीं हुई। मैंने तो जिंदगी में सिवाय दुख के कुछ देखा ही नहीं। किसी ने मुझसे प्रेम के 2 शब्द नहीं बोले और ना ही किसी ने मुझे कोई आर्थिक सहायता दी। मुझे लगा मुझे सबको देने के लिए ही ऊपर वाले ने पैदा किया है, लेने के लिए नहीं। पेड़ सबको फल देता है, वह स्वयं नहीं खाता। मुझे भी पेड़ बनाने के बदले ऊपर वाले ने मनुष्य रूपी पेड़ का रूप दे दिया लगता है। मुझे भी लगने लगा कि देने में ही सुख है, खुशी है, संतुष्टि है, लेने में क्या रखा है। मैंने भी अपना ध्यान मुक्ति की ओर मोड़ लिया। अस्पताल जाना, मंदिर जाना, बाजार से सौदा लाना वगैरह। गुड़िया की ससुराल तो उत्तर प्रदेश में थी, परंतु दामाद राज की पोस्टिंग चेन्नई में थी। शादी के बाद 3 महीने तक गुड़िया नहीं आई। चिट्ठी पत्री बराबर आती रही। अब तो घर में फोन भी लग गया था, फोन पर भी बात हो जाती। मैंने कहा गुड़िया खुश है। उसको जब अपनी मम्मी के बारे में पता चला तो उसे भी बहुत बुरा लगा। फिर हमारा संबंध उनसे बिल्कुल कट गया। 3 महीने बाद गुड़िया चेन्नई से आई। मैं भी खुश थी कि बच्ची देश के अंदर ही है, कभी भी कोई बात हो तुरंत आ जाएगी। इस बात को सोचकर मैं बड़ी आश्वस्त थी। पर गुड़िया ने आते ही कहा राज का सिलेक्शन विदेश में हो गया है। इस सदमे को कैसे बर्दाश्त करूं? पुरानी बातें याद आने लगी। क्या इस बच्ची के साथ भी मेरे जैसा ही होगा? मेरे मन में एक अनोखा सा डर बैठ गया। मैं गुड़िया से कह ना पाई, पर अंदर ही अंदर घुटती ही रही। शुरू में राज अकेले ही गए और मेरा डर मैं किससे कहूँ। पर गुड़िया और राज में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। बराबर फोन आते, मेल आता। गुड़िया प्रसन्न थी। मैं अपने डर को अंदर ही अंदर महसूस कर रही थी। फिर 6 महीने बाद राज आए और गुड़िया को ले गए। मुझे बहुत तसल्ली हुई, पर अम्मा गुड़िया के वियोग को सहन ना कर पाई। उसके बाद अम्मा निरंतर बीमार रहने लगी। अम्मा का जो थोड़ा बहुत सहारा था वह भी खत्म हो गया। उनकी देखभाल का भार और बढ़ गया। 1 साल बाद गुड़िया आई, तब वह 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। राज ने फिर अपनी नौकरी बदल ली। अब कनाडा से अरब कंट्री में चला गया। वहाँ राज सिर्फ साल भर के लिए कॉन्ट्रैक्ट में गया था। अब तो गुड़िया को ले जाने का ही प्रश्न नहीं था। गुड़िया प्रेग्नेंट थी। क्या आप मेरी स्थिति को समझ सकेंगे? मैं कितने मानसिक तनाव से गुजर रही थी, इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। मैं किस से कहती? अम्मा समझने लायक स्थिति में नहीं थी। गुड़िया को कहकर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। इस समय वैसे ही वह प्रेग्नेंट थी।
उसे परेशान करना तो पाप है। गुड़िया इन सब बातों से अनजान थी। डॉक्टर ने गुड़िया को बेड रेस्ट के लिए कह दिया था, अतः वह ससुराल भी जा नहीं सकती थी। उसकी सास ननद आकर कभी उसको देख कर जाते। उनके आने से मेरी परेशानी ही बढ़ती। पर मैं क्या करूं? अपनी समस्या को कैसे बताऊं? गुड़िया की मम्मी ने तो पहले ही अपना पल्ला झाड़ लिया था। मैं जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहती थी, परंतु विभिन्न प्रकार की आशंकाओं से मैं घिरी हुई थी। मैंने कभी कोई खुशी की बात तो देखी नहीं, हमेशा ही मेरे साथ धोखा ही होता रहा। मुझे लगने लगा कि मेरी काली छाया मेरी गुड़िया पर ना पड़े, पर मैं इसे किसी को कह नहीं सकती। अंदर ही अंदर मैं परेशान हो रही थी। उसी समय मेरे मेनोपॉज का भी था। इस बीच अम्मा का देहांत हो गया। गुड़िया का ड्यू डेट भी आ गया और उसने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। मैं खुश तो थी जब तक उसके पति ने आकर बच्चे को नहीं देखा। मेरे अंदर अजीब सी परेशानी होती रही थी। जब गुड़िया का पति आकर बच्चे को देखकर खुश हुआ, तब मुझे तसल्ली आई। अब तो गुड़िया अपने पति के साथ विदेश में बस गई और मैं अकेली रह गई। यदि गुड़िया अपने देश में होती तो मुझसे मिलने आती रहती, पर विदेश में रहने के कारण साल में एक बार ही आ पाती। फिर भी मुझे तसल्ली थी। अब कोरोना की वजह से साल भर से ज़्यादा हो गया, वह नहीं आई और अभी आने की संभावना भी इस कोरोना के कारण दिखाई नहीं दे रही। पर मैंने एक लड़की को पढ़ा लिखा कर उसकी शादी कर दी, भाभी की भी शादी कर दी। यह तसल्ली मुझे है। पर बुढ़ापे में रिटायर होने के बाद अकेलापन मुझे खाने को दौड़ता है। इसको एक मुक्त भोगी ही जान सकता है। अब आप ही बताइए कि मेरी क्या गलती थी जो पूरी जिंदगी मैंने इतनी तकलीफ पाई? क्या लड़की होना मेरा गुनाह था? लड़का होना और मेरी जिंदगी से खेलना, मेरे पति के लड़का होने का घमंड, उसको सभी छूट, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। आपकी समझ में आई तो मुझे बता दें। आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।